बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पर दो तरह का होता है। एक होता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होता है आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बनाने के लिए आसान होता है और इसका जो आउटपुट होता है वो 100% यहाँ पर करेक्ट निकलता है। ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। ओके, और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो एनालॉग सर्किट में क्या होता है कि आपका जो कि आउटपुट होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, जो कि इसका वोल्टेज एंड करंट होता है, ये हमेशा टाइम टू टाइम में चेंज होता रहता है। ठीक है, उस रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है कि इसका जो कि आउटपुट है वो यहाँ पर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एसी सिग्नल, आपने देखा होगा एसी सिग्नल, तो इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आउटपुट ही कुछ इस तरीके से होता है। और अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो चाहे कुछ भी यहाँ पर वेरी हो, लेकिन इसका आउटपुट वेरी नहीं होता जब तक आप नहीं चाहते हो कि वेरी करने के लिए। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि वो सिर्फ दो ही सिग्नल पर काम करता है, एक होता है आपका हाई और एक होता है आपका लो। ठीक है, देखिए आपका डिजिटल सर्किट आपका दो ही सिग्नल पर काम करता है, एक होता है आपका हाई, एक होता है आपका लो, यानी कि ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 0। लेकिन एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो आउटपुट है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर मिल रहा है 0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर मिल जाएगा 6, तो वो वेरी होता रहता है उस रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसके हिसाब से हम समझेंगे कि सर्किट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोचना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आउटपुट पर क्या चाहिए, तो इसीलिए हम लगते हैं इसको आउटपुट को पहला नंबर पर। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना होगा हमें आउटपुट पर क्या चाहिए। हमें आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक एलईडी को ऑन ऑफ करवाना है, या फिर एक बहुत से मुझे साउंड निकालना है। ठीक है, और तो और यहाँ पर एक मोटर को मुझे चलाना है, या फिर कुछ वॉइस वगैरह निकालना है, क्या कुछ भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। तो पहले डिसाइड कर लीजिए मुझे आउटपुट पर क्या चाहिए और कितना अमाउंट में चाहिए। मुझे यहाँ पर एक एलईडी जलाना है, या फिर 50 एलईडी जलाना है, या फिर 100 एलईडी जलाना है। डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आउटपुट पर क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा मुझे अगर आउटपुट पर ये चाहिए तो उसके हिसाब से मुझे इनपुट पर क्या देना चाहिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर पानी यहाँ पर ओवरफ्लो होने लगे तो मुझे अलार्म यहाँ पर सुनाई देने लगे। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट क्या हुआ, आपका बोतल बजेगा, आपको अलार्म सुनाई देगा। यहाँ पर इनपुट क्या है कि पानी जब ओवरफ्लो होगा तभी आपको अलार्म सुनाई देगा, यानी कि ये जो पानी है, ठीक है, ये होगा आपका इनपुट। ओके, और यहाँ पर जो आपको जो बोतल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपने जो बोतल लगाया है, यहाँ पर जो स्पीकर लगाया है, वहां से जो आउटपुट निकलेगा वो होता है आपका आउटपुट। तो हमें इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया। ओके, तो उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा जो प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हमें यहाँ पर ऐसा क्या लगाना है जिसके वजह से हम ये वाला जो इनपुट है उसको हम ये वाला आउटपुट पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम इस प्रोसेसिंग यूनिट पर हमें क्या इस्तेमाल करना होगा जिसके वजह से हम जो कि वाटर ओवरफ्लो होने पर हमारा अलार्म जो है बज सके। ठीक है, अलार्म जो है साउंड करे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा प्रोसेसिंग यूनिट पर हमें क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का पूरी जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट हम क्या कहते हैं, वो कैसा दिखता है, और तो उन सब का काम क्या होता है, किस तरह से उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि शायद 50 से 55 मिनट का होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना। वहां पर मैंने आपको बताया है हर एक कंपोनेंट का वर्किंग, उसका सिंबल कहाँ पर किस तरह से और किस तरह उसको इस्तेमाल हम करते हैं, वो सब जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर मुझे अब डिसाइड करना हो कि मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है। तो आपके आउटपुट के हिसाब से अगर मैं चाहता हूँ सिंपल जब पानी ओवरफ्लो हो तभी मुझे अलार्म बजे, और आपके यहाँ पर जो आउटपुट है वो मुझे अलार्म चाहिए। लेकिन और एक भी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो अलार्म चाहिए वो सिर्फ एक ही बार बजे, या फिर जब तक पानी यहाँ से खाली नहीं होता तब तक बजता रहे, या फिर एक बार अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो जब तक हम उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिवेट रहेगा। तो ये भी आपको सोचना होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब पानी इसको टच करे तब अलार्म बजे, और जब पानी इसको छोड़ देगा तब अलार्म बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आइस भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, यानी कि यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ जोड़ना है, तो आप आइस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं आगे आपको और कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइस का इस्तेमाल करके साथ जो डिजाइन
कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लूंगा। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आउटपुट पर कितना करंट चाहिए, यानी कि मुझे आउटपुट पर कितना पावर चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम ट्रांजिस्टर लेंगे और उसी के हिसाब से हम ट्रांजिस्टर जो बायसिंग करेंगे उसका रेजिस्टेंस हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर एक ट्रांजिस्टर ले लिया है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर अगर मैंने ले लिया है, तो हमें डिसाइड भी करना है कि हमें यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहिए। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे इनपुट सिग्नल पर हमें क्या मिल रहा है, वो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है। इनपुट पर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है। अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो यहाँ पर आपको एनपीएन लेना चाहिए, अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पर आपको पीएनपी लेना चाहिए। तो हमेशा देखना होगा कि मेरे पास इनपुट क्या है, उसके हिसाब से मुझे कौन सा ट्रांजिस्टर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीएनपी ले रहे हो, पीएनपी, तो इसका बेस पर आपको क्या मिलता है, एन, यानी कि अगर आप उसको नेगेटिव सप्लाई दोगे तभी जाके ये एक्टिवेट होगा। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सिग्नल है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या ले रहा हूँ यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में ले रहा हूँ। ओके, तो आउटपुट पर मैं एक बोजर को लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बोजर है और यहाँ पर मैं एक बैटरी को लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक बैटरी देना है, तो बैटरी से पहले हमें यहाँ पर एक रजिस्टर भी देना है जो कि ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है, तो यहाँ पर हमें कितना ओम्स का हमें रजिस्टर लेना होगा, तो जिसके वजह से हमें यहाँ पर जो सफिशिएंट करंट है वो हमें मिल सके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे 100 मिली एम्पियर करंट चाहिए, ओके, तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि जो रेजिस्टेंस है उसको हमें कितना लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो आउटपुट के हिसाब से। आपको जो बायसिंग रजिस्टर है, ठीक है, जो कि बेस पर लगता है, वो कितना ओम्स का होना चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी वाटर को सेंस करने के लिए हमें एक सेंसर भी चाहिए। तो वाटर को सेंस कैसे हम करवाएंगे, हम क्या करेंगे, ये जो बायसिंग रजिस्टर से, तो यहाँ से हमें टर्मिनल निकाल लेते हैं और ये जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ से टर्मिनल निकाल लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को भी यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका जो ट्रांजिस्टर है ये भी सर्किट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये जो बोजर है भी साउंड करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक वायर के माध्यम से भी जोड़ सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर ये पानी को टच करता है तब क्या होगा कि ये भी जो सर्किट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा, आपका जो अलार्म है ये बजने लगेगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल से सर्किट था। ओके, तो और भी बहुत बड़े बड़े सर्किट आपको जो कि डिजाइन करना होगा, तो उसके लिए आपको पहले देखना होगा उसका आउटपुट एंड इनपुट एंड प्रोसेसिंग में क्या क्या यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर पर आपको और भी बहुत सारे कुछ यहाँ पर जो कि कंपोनेंट इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि अगर आपको कहीं पर आरसी सर्किट इस्तेमाल करना है, या फिर कहीं पर आपको कैपेसिटर लगाना है, कहीं पर आपको रेजिस्टर लगाना है, कहाँ पर इंडक्टर लगाना है, कहाँ पर हमें कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगाना है, जिसके ऊपर वीडियो भी आने वाला है। बात हो गया आउटपुट का एंड इनपुट का एंड प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, जो कि आपका बेसिक नॉलेज था। और अभी बात करते हैं, यहाँ पर एक पावर सप्लाई भी है, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के आपका जो सर्किट है काम नहीं करेगा। वो चाहे किसी तरह का सर्किट हो, आपका बिना पावर सप्लाई के काम नहीं करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह होता है, यह आपका काम करता है सिर्फ और सिर्फ डीसी में। ठीक है, किसमें काम करता है आपका, सिर्फ और सिर्फ डीसी में, यानी कि आपका काम करता है डायरेक्ट करंट में। और कुछ कंपोनेंट ऐसा भी है जो कि आपका एसी एंड डीसी बोथ में काम कर सकता है, और सिर्फ एसी में भी काम कर सकता है। अगर कोई कंपोनेंट बाई डायरेक्शनल है तो वो एसी एंड डीसी बोथ में काम करेगा, या फिर एसी में भी काम कर सकता है, या फिर जो कंपोनेंट आपका सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डीसी में ही काम करेगा। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, अगर हम बात करें डायोड की, अगर हम बात करें एलईडी की, ठीक है, अगर हम बात करें आइस वगैरह की, तो ये सब क्या होता है कि आपका यूनि डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट जो फ्लो करवा सकता है। इसीलिए ये सब कंपोनेंट आपका सिर्फ और सिर्फ डीसी में ही काम करता है। ओके, और अगर हम बात करें एसी की, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हो गया ट्रायक हो गया, डायक हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि आपका ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट, जो कि आपका बोथ एसी एंड डीसी में काम कर सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एसी में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सर्किट है, तो इसको हमें चाहिए डीसी सप्लाई के लिए। तो हमें देखना होगा यहाँ पर डीसी के लिए हमें कौन सा सप्लाई हमारे पास है, हमारे पास सप्लाई कौन सा अवेलेबल है। अगर हमारे पास बैटरी है,
9 वोल्ट का हो, 3 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो या फिर 12 वोल्ट का हो, तो उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो कि प्रोसेसिंग यूनिट है उसको भी हमें यहाँ पर डिजाइन करना होता है। अगर आपने इसको डिजाइन कर दिया 5 वोल्ट के हिसाब से और यहाँ पर अगर आपने दे दिया 12 वोल्ट, सर्किट क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज तो रखना ही चाहिए। तो अभी हमें देखना होगा कि हमें पावर सप्लाई कितना यहाँ पर देना। तो उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि आपका प्रोसेसिंग जो यूनिट जो कि आपका सर्किट है उसको हमें कितना वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ पर देना है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पर लेना है 5 वोल्ट पावर सप्लाई। ठीक है, मुझे सर्किट को चाहिए 5 वोल्ट डीसी मुझे चाहिए। तो दोस्तों हमने जो सर्किट डिजाइन किया था उसके लिए हमें चाहिए 5 वोल्ट, तो हमारे पास है 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्किट डिजाइन के लिए। ठीक है, तो वो क्या है कि हमें चाहिए आउटपुट पर कितना चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट डीसी, लेकिन हमारे पास इनपुट क्या है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इनपुट क्या है। इनपुट में हमारे पास क्या है 220 वोल्ट एसी। ठीक है, हमें आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट डीसी, लेकिन हमारे पास है 220 वोल्ट एसी। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना होगा जो कि आपको 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करवा सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। ठीक है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, तो मार्केट में हमें जाना है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेके आना है। तो अगर आपको 5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मिलते तो ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं मार्केट गया था, मुझे 5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर नहीं मिला या फिर 6 वोल्ट का नहीं मिला, यहाँ पर मैंने ले लिया है 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो कि इसका इनपुट होगा, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर इसका इनपुट होगा 220 वोल्ट एसी, लेकिन आउटपुट होगा हमें 12 वोल्ट डीसी, सॉरी 12 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट एसी। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो मुझे अभी 220 वोल्ट सीधा अभी 12 वोल्ट एसी मिल चुका है। ठीक है, तो मुझे चाहिए 5 वोल्ट डीसी। तो पहले हम क्या करेंगे, एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। तो देखना पड़ेगा क्या यूज करने पर हमारा जो कि एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा कंपोनेंट लगाना होगा जो कि एक यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए, जहां पर क्या होगा अगर एक डायरेक्शन में एक बार फ्लो कर जाए तो वो रिटर्न नहीं आ सके। दोस्तों डीसी में कुछ ऐसा ही होता है ना, डीसी में क्या होता है आपका एक यूनिडायरेक्शनल पावर सप्लाई जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। अगर हम बात करें एसी की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है, एम्पलीट्यूड है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट इस्तेमाल करना होगा जो कि करंट को एक बार अगर एक डायरेक्शन में भेज देता है तो वापस उसको रिटर्न ना कर सके, यानी कि हमें यहाँ पर एक यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट लगाना होगा। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट क्या है आपके पास, डायोड है। ओके, वो क्या है, डायोड है। डायोड क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक डायोड लेता हूँ तो डायोड क्या करेगा, यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव होगा और अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये फॉल्ट कंडीशन में आएगा और क्या करेगा, कंडक्शन करवाएगा। तो क्या करेगा, अभी आपका आउटपुट पर तो देखिए जब ये फॉल्ट कंडीशन में आता है तब आउटपुट में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ठीक है, जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होगा, ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। तब क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, लेकिन डायोड तो है, ये क्या करेगा कि इसको रिवर्स कंडीशन में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या करेगा, ये यहाँ यहीं पर ही रुक जाएगा, यहाँ पर रिवर्स में करंट जो है फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा, आपका ये फिर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यानी फिर से आपको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ये तो आपका एक डायोड के बारे में। अगर हम यहाँ पर 4 डायोड का इस्तेमाल करके अगर हम यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं, यहाँ पर हमें क्या होगा, जो कि आपका नेगेटिव में भी मिलेगा और पॉजिटिव में भी आउटपुट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या कर रहा है कि 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा था 12 वोल्ट एसी, तो अभी हमें मिल रहा है 12 वोल्ट डीसी, यहाँ पर भी मिल चुका है।
लेकिन यहाँ पर जो 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, वो कुछ इस शेप में मिल रहा है, लेकिन हमारा जो डीसी है वो कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो डीसी है ये प्योर डीसी नहीं है, इसके साथ कुछ एसी यहाँ पर मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को हमें कन्वर्ट करना होगा प्योर डीसी में, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे फिल्टर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर हम एक फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक LNC का फिल्टर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, या फिर एक पाई फिल्टर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पर मैं एक LNC का फिल्टर में सिंपल सा फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडक्टर जो कैपेसिटर लेना है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन होता है कि कितना वैल्यू का आपको इंडक्टर लेना है, कितना वैल्यू का आपका कैपेसिटर लेना है, और जो डायोड है कितना रेटिंग का आपको डायोड लेना है। इसे आप चूज करने के लिए कैलकुलेशन होता है। अगर आप चाहो तो मैं उसको भी एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा एक पावर सप्लाई सर्किट इजीली बना सकते हो। यहाँ पर अभी मिल रहा है कितना 12 वोल्ट प्योर डीसी, यहाँ पर था डीसी प्लस एसी, यहाँ पर अभी मिल रहा है 12 वोल्ट प्योर डीसी हमें आउटपुट पर मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए कितना 5 वोल्ट डीसी, तो अभी हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, वोल्टेज रेगुलेटर लगाना होगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर लगाने से क्या होगा, आपका 12 वोल्ट डीसी में 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आइस होता है, जहाँ पर जिसका नंबर होता है कितना 7805, ये आता है आपका 78 की सीरीज में आपका आता है, ठीक है। 78 की सीरीज में आपका आता है। तो अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर आपको लेना होगा 7805। अगर आपको 6 वोल्ट चाहिए तो आपको लेना होगा 7806। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आपको लेना होगा 7809। अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो आपको लेना होगा 7812। तो इसके हिसाब से इसे वोल्टेज रेगुलेटिंग आईसी आपको मार्केट में जो है आसानी से मिल जाएगा, जो कि 10 से 15 रुपए के अंदर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 7805 वोल्टेज रेगुलेटिंग आईस, जो क्या करेगा, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है तो ये हमें आउटपुट कितना देगा 5 वोल्ट डीसी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने 7805 का आईसी यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी जो है आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम लेकर के अपना सर्किट जो है डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि कैसे आप ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके सर्किट डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप आईसी को इस्तेमाल करके सर्किट डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके सर्किट डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप रोबोट वगैरह बना सकते हो, उसके ऊपर मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक्स नॉलेज दे दिया कि कैसे आप एक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें कौन सा स्टेप जो है फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट करना मत भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।